ये हमको कुछ नहीं, हमारा ये कहना है कि युधिष्ठिरों की जमात है ना, एक हरिश्चंद्र लोग है ना, बाकी सब लोग दुनिया देख रही है कि आपकी हिम्मत नहीं होती है मणिपुर तरफ जाने की। आप पाकिस्तान पर कदुआ पर सितुआ चौक मैथिली में कहते हैं, ये तो होता है। कि जब केंद्र मजबूत हो तो विपक्ष को विकलांग नहीं होना चाहिए। ऐसे में नीतीश कुमार जी ने जो पहल किया कि विपक्षी एकता हो, देर से उठाया गया, ये एक अच्छा कदम है, पहले होना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि प्रतिपक्ष का मजबूत होना देश हित में, लोकतंत्र के हित में, जहाँ कहीं दुनिया का इतिहास गवाह है, जहाँ कहीं विपक्ष कमज़ोर हुआ है, वहाँ तानाशाही के खतरे मंडराए हैं। इस देश में भी मैं बेबाकी से कहूँगा कि एक दौर आया जब 25 जून 75 को इस देश में इमरजेंसी लगी। हम उस दौर से गुजरे हैं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा था और प्रेस की आज़ादी के लिए 17 वर्ष की उम्र में मैं लड़ते हुए जेल गया था। वो दिन भी मुझे याद है। मैं भी क्रांतिदूत अखबार निकाला करता था, जिसके हॉकर्स पकड़े गए त्रिवेणीगंज गोलीकांड के बाद। संपादक होने के नाते मुझ पर मीसा लगा और मैं जेल हो गया। इसलिए मैं मानता हूँ कि हमारी शुरुआत आपकी बिरादरी से हुआ है। ट्रेनिंग हमारा समाजवाद में हुआ है। गुरुदेव हमारे ये जेपी थे। तो ये एक अच्छी पहल है और इसे बड़ी गंभीरता से पिछले दिनों उठाया गया है। इसको हल्के में लेना मुनासिब नहीं होगा। मैं शुरू से कहता रहा हूँ, इस देश में हर 10 वर्ष के बाद ये हम लोग खुशनसीब हैं कि बदलाव का एक पर्व आता है। आपको 67 में आया डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में, जब गैर कांग्रेसवाद का उन्होंने नारा दिया और 9 प्रांतों में संविद की सरकारें बनी, गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उसके बाद एक दौर आया फिर जेपी का, जब 77 में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और फिर एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। फिर दौर आया बीपी सिंह का, 90 में वो निकले और देश में एक परिवर्तन आया। आज फिर जब लोग निकले हैं और कल की बैठक, जो लोग इसके पहले जो इस पर कमेंट्स करते थे, छीटाकशी करते थे, मैं समझता हूँ कि सबकी बोलती बंद है और लोग मान चुके हैं कि एक गंभीर पहल हो चुका है इस दिशा में। तो ये जो बदलाव का पर्व आता है 10 साल में, मैं समझता हूँ कि ठीक इस शासन के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और मुल्क में बदलाव के बयार बहने लगे हैं और बदलाव होकर रहेगा। मेरा स्टैंड तो पहले से क्लियर कर दिए कि हम ये बैठक के पहले निकलने के दिन से हम शुरू हैं। टिकट का भी आपका जी, टिकट के लिए भी कोई आपका? अब टिकट के लिए टिकट के लिए ही लड़ाई है हमारी, टिकट के लिए लड़ाई नहीं है। हमने अपना स्टैंड, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि ये जो दूसरी पारी मेरी है वो समाजवाद को मजबूत करने के लिए। अब प्रेस है,
अब हम महागठबंधन और ये सब तो नहीं जानते, हम जानते हैं कि भविष्य में एक बड़ी यूनिटी जो होगी तो उसमें मेरा जरूर ये पहल रहेगा कि हम उसके लिए काम करें। हमने पहले दिन कह दिया था, जिस पर ये चिलपुम मचा है, मैं जानता हूँ निकलने के अभी मेरा पेरोल ख़त्म हुआ था, सरेंडर करना था और मुझको जेल में जाके दूसरे दिन रिलीज होना था। और उसके एक दिन पहले पूर्व संध्या पर हमने कह दिया था कि हमारा स्टैंड क्या होगा। नहीं तो हम जानते हैं देश में एक मशीन है वॉशिंग पाउडर निरमा, और उसी तरह एक मशीन है वॉशिंग पाउडर बीजेपी ना, तो वो कपड़ों की धुलाई करता है। ये नेताओं को एक बार मशीन में चले जाए चकाचक है ना। हेमंत बिस्वा, आपको ये पवार साहब, अजीत जी, सब पर चार्जेस थे, और जैसे ही गया सब धुल गए। हम भी उस दिन कह देते कि हम कहाँ जाएंगे, और थोड़ा सा भी हमारा रुझान दिख जाता तो मेरे निकलने के बाद आप कहते देखो देखो ये है जननायक आनंद मोहन, ये देखो जन सैलाब, ये इनको तो बेकार में रखा गया था, ये सुर बदल जाता। लेकिन जिस तरह से हमको घेराबंदी नेक्स्ट दिन हुई, हमारे लाखों चाहने वाले लोग पहुँचे, और मैं बिना मिले, ये कचोट हमको है, बिना मिले हमको अपना स्टैंड बदलना पड़ा, लोगों से मिला बिना मिले। मैं शादी विवाह बच्चों की शादी में लग गया, और बाद में बड़ी हंगामा हुआ कि अंडरग्राउंड हो गए, मुंह छुपा के भागे। मैं मुंह छुपा के राजनीति करने वाला लोग नहीं हूँ। मैं जो हूँ आपकी दुआ से, आपकी शुभकामना से जो हूँ कभी मुंह छुपा के राजनीति नहीं किया। हाँ, ये जरूर था ये निकलने के बाद हम ये हुड़का लेके लोग सवाल जवाब करेगा कि हम शॉपिंग करते बच्चों का, शादी का इंतजाम करते, हम उसमें लग गए। अच्छा निकले तो फिर आपके सामने है। आनंद मोहन जी, देखिए, मैं तो निकलने के साथ ही उस दिशा में काम कर रहा हूँ। हमने कहा कि हम लोग समाजवादी पृष्ठभूमि से हैं, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से हम लोग निकले। जेपी हमारे जेपी से आदर्श रहे हमारे जेपी, और जेपी से राजनीति का ककहरा हम लोगों ने सीखा। मेरा परिवार भी गांधीवादी समाजवाद से जुड़ा रहा। आज़ादी के आंदोलन में हमारे पुरखों की 3-3 पीढ़ियाँ खप गई। 6-6 लोग स्वतंत्रता सेनानी थे घर में। मैडम लवली आनंद के परिवार के भी लोग, रामेश्वर बाबू और राम बहादुर बाबू, हमारे दादाजी और इनके दादाजी मित्र हुआ करते थे। इनके पिताजी भी, हमारे पिताजी, बड़े बाबूजी सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हम लोग की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि है, जिसमें जाति धर्म का कोई माने नहीं रखता। आज जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक स्थिति है। पोलराइजेशन, धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर गोलबंदी देश के लिए खतरनाक है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसा हुआ, ऐसी कोशिशें हुई, ऐसी साजिशें हुई, उस देश और उस समाज को भुगतना पड़ा है। चाहे वो जर्मनी का बंटवारा हो, चाहे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, चाहे भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान और तालिबान का काटमार हो, शिया और सुन्नी के नाम पर ईरान और इराक के मामले होगा, के घटनाक्रम हो, या बगल के पड़ोसी देश श्रीलंका में जहाँ तमिल और सिंघली का जातीय युद्ध हुआ, और आज अपने देश में विगत 45 दिनों से मणिपुर में जो हो रहा है, जिसमें 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, 75,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया, बच्चे लापता हैं।
माएँ दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं कि हमारे बच्चे कहाँ गए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक घटना है, और ये सब जातीय विद्वेष के कारण हुए। इससे सबक लेना चाहिए हमको, अपने देश को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान नहीं बनने देना है। मणिपुर की घटना बहुत ही दुखद घटना है। अब तो राजपाट सरकारी लोगों के बंगले जलाए जा रहे हैं। श्रीलंका की तरह जैसे राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा, आग के हवाले लोगों ने कर दिया बिल्डिंग है, उसी तरह आज रूलिंग पार्टी के लोगों को आग के हवाले घर किए जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद। और 45 दिन में जो लोग कहते हैं कि हमारे एक टेलीफोन पर, खास करके अंधभक्त लोग तो बड़ी प्रचारित किया, हम लोग तो जेल से सुनते रहे कि एक टेलीफोन पर यूक्रेन का वो जंग टल गया, युद्ध रुक गया और भारतीय लोगों को निकलना। आज वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? वो उनका टेलीफोन मणिपुर में कहाँ अटक गया है इतना कम फासला में देश के अंदर? क्यों नहीं एक बार झांकने के लिए जा रहे हैं लौह पुरुष? क्यों नहीं जा रहे हैं? विदेश यात्रा पर जाते हैं, देश में घटना घट रही है, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं लोग? तो ये सब बहुत दुखद स्थिति है, त्रासद स्थिति है। और मैं मानता हूँ कि जो ट्रेनिंग हम लोगों की है वो समाजवादी बैकग्राउंड से हम लोग हैं, और हमारे यहाँ जो ये धर्म के आधार पर गोलबंदी हो रही है उसको मैं नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अशुभ लक्षण मानता हूँ। और हम जो बचा कुचा समय हमने पहले निकलते ही कहा कि हमारी आखिरी सांस समाजवाद की स्थापना, समाजवाद को मजबूत करने की होगी। और ये बिहार समाजवादियों की धरती रही है। दरभंगा आप सभी जानते हैं समाजवादियों की पुरानी धरती रहे। सूरज बाबू यहाँ से हुए, भोगेंद्र झा जी यहाँ हुए, है ना, एक से एक सोशलिस्ट लोग यहाँ हुए। रामनंद मिश्र यहाँ से थे, है ना। जेपी का बहुत प्रिय डॉक्टर लोहिया का ये कर्मस्थल ही रहा है। हाँ, कर्पूरी जी कौन नहीं जानता। तो ये समाजवादियों की धरती है, और समाजवाद का कमज़ोर होना इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका मृतप्राय होना या कमज़ोर होना, पहले जो संघर्ष होते थे वैचारिक, उसमें गांधीवाद वर्सेस समाजवाद होता था। आज हिंदू मुसलमान बात बात में ये मंदिर मस्जिद, किसी शायर ने कहा शक्ति थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। तो आप पूछ रहे थे, हमको कुछ नहीं, हमारा ये कहना है कि युधिष्ठिरों की जमात है ना, एक हरिश्चंद्र लोग हैं ना, बाकी सब लोग आगे बढ़ो। दूसरा मणिपुर में जो हिंसा हुई है, गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात की है, उनके लिए कई नेताओं ने समय नहीं दिया। नहीं, किसने पहल की? आप सुने? नीतीश जब घूम के डेट तय कर रहे थे तो आपने सुना। आप बताइए किस दिन डेट तय हुआ? आप बताइए, मीडिया के लोग हमसे सजग हैं। आप बताइए कौन सा डेट था जिस दिन पीएम या गृह मंत्री ने डेट फाइनल करके कहा आप आइए? इसका तो 12 तारीख आप सुने, इसका तो 23 तारीख हम सुने। इनका डेट किस दिन था जिस दिन लोग? वो आप जानिए क्या कर रहे हैं। दुनिया देख रही है कि आपकी हिम्मत नहीं होती है मणिपुर तरफ जाने की। आप पाकिस्तान पर कदुआ पर सितुआ चौक मैथिली में कहते हैं, ये तो होता है, लेकिन एक बार भी डोकलाम की तरफ झांकने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। आपको अरुणाचल जाने की हिम्मत नहीं होती है जहाँ कॉलोनी बस गया, चीन ने बसा लिया। आप उसको छुपा लेते हैं जब आप कहते एयर क्रैश दुर्घटना, जिसको मार के हमारे क्या कहते हैं पायलट और फौज को, सिपाही मार के घसीट के चीन ले गया। पहली जो घटना घटी थी उसको सीधे ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक बार उधर लोग झांका नहीं, उसकी चर्चा तक नहीं की। परिणाम हुआ कॉलोनी बस गई।
दुनिया जानती है कॉलोनी बसी हुई, आप उधर झांकते नहीं हैं। आप पाकिस्तान दिखाते हैं, आप मुसलमान दिखाते हैं। हम कहते हैं महंगाई बढ़ गई तो कहते हैं 400 रुपये टमाटर देखो पाकिस्तान में हो गया। हम कहते हैं कि भाई जीवनोपयोगी सामान की कीमत को कहा देखो देखो, मैंने दूध के लिए लोग मारामारी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान भाड़ में जाए। पाकिस्तान जैसे नफरत पर आया है वैसे नफरत पर उसको जाना है। हम तो सद्भाव के लोग हैं। भारत की तो विरासत है सद्भाव की, प्रेम की, करुणा की, स्नेह की, प्यार की। यही बुद्ध हमको सिखाया, यही महावीर हमको सिखाया, यही नानक हमको सिखाया, यही कबीर हमको सिखाया। सारे संत महर्षि लोग हमको यही सिखाए। तो जो नफरत पर आया वो नफरत पर जाएगा। हम यहाँ तो नफरत की खेती बाड़ी और सौदा की। हाँ, एक आपत्ति मेरी है, हम राहुल जी से कहेंगे सलाहकार अच्छा रखें। कहते हैं नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। दुकान नहीं, दुकान में क्या होता है? सौदाबाजी होता है। तो दुकान खोल करके आप क्या कीजिएगा? प्यार का, मोहब्बत का। मोहब्बत सौदे का चीज़ नहीं है, मोहब्बत खरीद फरोख्त का चीज़ नहीं है। इसलिए उनके सलाहकारों को बताना और उनको सुधार करना चाहिए। हाँ, मोहब्बत नफरत का बाजार हो सकता है, नफरत की खेतीबाड़ी हो सकती है जो भी इस देश में चल रहा है, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान नहीं खोलेंगे। मोहब्बत के लिए हम बलिदान देंगे। मोहब्बत के खातिर जैसे गांधी, जैसे आपके बिरादरी के वो गणेश शंकर विद्यार्थी कलकत्ता की गलियों में मारे गए, वो निकले थे मोहब्बत के लिए बलिदान देने। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बलिदान का काम कर रहे हैं, लेकिन नाम दे रहे हैं दुकान का। अब कोई पकड़ नहीं पाया। आज तो हम देखे बैनर सामने, यहाँ देखे, क्या कहते हैं, दरभंगा में देखे कि हाँ बैनर था, किसी ने लगाया था अपनी तरफ से उनके जन्मदिन पर, हाल में जन्मदिन, हाँ, उसमें दिया था कि मोहब्बत के बाज़ार में हम, नफरत के बाज़ार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए। मोहब्बत का दुकान नहीं होता। मोहब्बत और प्यार बहुत बड़ी चीज़ है। किसी ने कहा कि जो मोहब्बत खुदा का दूसरा रूप है ना, तो मोहब्बत के लिए बलिदान दिया जा सकता है, उसके लिए दुकान नहीं खोलना सड़सठ में कोई चेहरा था, आप लोग नहीं होंगे, हम लोग बच्चे थे। 77 के आंदोलन के हम लोग सिपाही रहे। 77 में कोई चेहरा था? आप 90 में जब चले आइए तो वीपी सिंह को जबरदस्ती बनाया लोग। कोई चेहरा था? नेता परिस्थितियां पैदा नहीं करते। कोई नेता, परिस्थितियां नेता पैदा करती। परिस्थितियां आएंगी। जब रावण का चल रहा था तो लगता था कि इसका कोई विकल्प भी है। एक वनवासी आएगा, अनट्रेंड सेना, बंदर भालू, हथियार नहीं, जिसको देख के विभीषण डर गया कि उस पार में जब युद्धाभ्यास चल रहा था तो किसी ने कहा कि उस पार में बादल, लंका में बादल मंडरा रहा है, वो तो धूल था रथों का। कहा बिजली की चमक है, वो तो हथियारों की चमक थी। वो माने गरज रहा है, वो तो घोड़ों का माने सेना जो उत्साह में गरज रहे थे, तो लोग कहा बादल गरज रहे। तो विभीषण संशय में आ गए और उन्होंने कहा कि भाई ये जो अनट्रेंड फौज है आपकी, आपको रथ नहीं है, आप कैसे रावण से पार पाइए। तब भी श्री राम जी ने कहा कि भाई ये जो रथ हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, हथियार हैं, इससे युद्ध नहीं जीते जाते। युद्ध जीते जाते हैं सच्चाई से, नैतिकता से, ईमानदारी से, पौरुष से, उत्साह से,
संकल्प से न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं कि अन्याय के लिए लड़ रहे हैं, इस पर युद्ध का रिजल्ट है, परिणाम इस पर निर्भर करता है कि हम न्याय के पक्ष में खड़े हैं या अन्याय के पक्ष में। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये विकल्पहीनता, देश नहीं है, चेहरा नहीं है, ये सब कुछ नहीं। अभी आपके हिसाब से विभीषण कौन है, राम कौन है? अभी आपने बताया विभीषण की चर्चा की और राम की भी चर्चा की, तो विभीषण आ जाएंगे ना, इंतजार कीजिए। 90 में लोग आ गए ना, उसी तरह आ जाएंगे। 77 में आए, कोई आए थे उधर से कूद के आए थे, इंतजार कर लीजिए ना, सब होगा। राम कौन होंगे? राम कौन होंगे? सब राम हम आपको पहले कह दें कि नेता परिस्थितियां पैदा नहीं करती, लगातार इतिहास साक्षी है, परिस्थितियां नेता पैदा करती। एक और बात, परिस्थितियां जो बन रही है ना, उसमें नेता स्वयं आ जाएंगे सामने। एक अंतिम बात मेरा ये है, संयोजक के रूप में नीतीश कुमार को कहा है, संयोजक के रूप में कल नीतीश कुमार को पूरी जिम्मेवारी दी गई। हम इस पर नहीं जाना चाहते, एक मिनट जिम्मेवारी दे रहे हम छोटे लोग। और कल ही लालू प्रसाद यादव ने इशारों में राहुल गांधी को दुल्हा बना दिया, तो क्या लग रहा है कि आप लोग इशारा समझिए, मेरा काम नहीं है। आप लोग इशारा समझिए, दुल्हा समझिए, बाराती समझिए, ये आप लोग निकालते रहिए। क्या हम नेता पैदा। अच्छा, एक ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को छोड़कर कोई भी दल जो क्षेत्रीय दल है वो चल सकता है? और दूसरी बात, क्या वो जब तक क्षेत्रीय दलों को महत्व कांग्रेस नहीं देगी तो क्या इस तरह की जीत मिल सकती है? आपको क्या लगता है? एक बार आप नेशनल पार्टी किसको कहते हैं? कांग्रेस को कह रहे हैं। आज की तारीख में नेशनल पार्टी कौन कौन है? पता है। मैं आपको बता दूं, आप जिसको नेशनल और सबसे ज़्यादा मजबूत कहते हैं, वो कितने प्रांतों में सरकार है उसकी? मैं बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा हूँ। पंजाब में बीजेपी है? नहीं है। राजस्थान में बीजेपी है? नहीं है। दिल्ली में बीजेपी है? नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी की क्या स्थिति है सब जानते हैं। और मध्य प्रदेश में बीजेपी है? नहीं थी। ये थैली जो लोकतंत्र की जिसको कहते हैं हत्या, उसके बल पर आए हैं लोग। गोवा में बीजेपी आई थी वोट से, पैसे और थैली के बल पर बीजेपी आई। कौन राष्ट्रीय पार्टी? हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ जब कांग्रेस और अभी आपकी जो बैठक हुई है, इस बैठक की बात कर ये रहे हैं। राष्ट्रीय विकल्प, अगर सब विकल्प ही रहता और सब नेशनल दल रहता, अंतर्राष्ट्रीय दल, तो फिर ये तमाम छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत क्या थी? सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं ना, तब ना विकल्प बन रहा है। कांग्रेस अकेले तो विकल्प नहीं दे रही है। ममता बनर्जी आई, शरद कांग्रेस को बड़ा दिल दिखलाना चाहिए। कांग्रेस को ये जोर करना चाहिए कि हर राज्यों में अपनी अपनी सीटें वो कम करें। क्या कुछ इस तरह का है सोच? जहाँ जो प्रभावी होंगे उनको उस तरह का शेयर मिलेगा, ये तो तय है, ये तो हो रही है। जहाँ जिसका होगा प्रभाव, कांग्रेस प्रभाव में होगी सर्वाधिक, तो स्वाभाविक है छोटे दलों को कम सीटें देगी। जहाँ क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहाँ कांग्रेस उनकी शर्तों पर आएगी। यही तो होता है, गठबंधन में क्या होता है ये सब।